मैं 1951 में भोपाल हमीदिया कॉलेज में पढ़ता था और उस समय मैं ये जो आजकल PHQ है ये हमारा हॉस्टल था। तो जब मैंने वहाँ से पढ़ रहा था तो वहाँ हमारे पास नारायण प्रसाद जी गुप्ता जो संसद सदस्य रहे हैं राज्यसभा के और सीहोर इछावर के MLA रहे हैं, उनसे हमारा संपर्क था। तो वो कॉलेज टाइम से हम वहाँ उनके साथ रहते थे और वो उस वक्त MA फाइनल में थे और मैंने BCom फर्स्ट ईयर में इंटर काम होता था तो इंटरमीडिएट में मैंने एडमिशन लिया था। मैं हॉस्टल में रहता था, वो शहर में रहते थे, तो वो उनका आना जाना था हमारे पास। तो वो चूँकि इससे जुड़े हुए थे तो राम मनोहर लोहिया जी ने कॉल दी थी पूरे देश को कि पुर्तगाली गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठानी है। मेरी उम्र बहुत कम थी तो नारायण प्रसाद जी गुप्ता हॉस्टल में आए और उन्होंने कहा अपने गोवा के आज़ादी में जाना है। तो मैंने कहा भैया बात ये है कि मैं बिना पिताजी के पूछे नहीं जाऊंगा, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा जुनून था हम 4-5 लोगों में कि हमने कहा हम तो जाएंगे बिना घर से पूछे हुए। 12 अगस्त को 1955 को हम लोग पंजाब मेल से बॉम्बे के लिए रवाना। तो जब बॉम्बे पहुँचे तो वहाँ से हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर पूना गए। पूना में फिर हम लोगों को वहाँ पर हम लोगों का नाम पता सब कुछ लिखा गया और लिखने के बाद हमें कहा गया कि आपको गोवा के टेरिटरी में प्रवेश करना है। तो इस प्रकार हम लोग गए। तो वहाँ से बेलगांव से फिर सामंतवाड़ी से पैदल चल कर गोवा की टेरिटरी में हम लोग गए। तो नारायण प्रसाद जी गुप्ता हमारे वो थे लीडर और बाबूलाल गौर थे इस वक्त ये, और सीहोर से हीरालाल साहू, नरेंद्र चौरसिया, मैं तो भोपाल में था तो भोपाल से चौबे, ये हम लोग 25-30 लोग पंजाब मेल से रवाना हुए थे 12 अगस्त को। तो फिर वहाँ जब हम लोग वहाँ पहुँचे बेलगांव में, तो बेलगांव से सामंतवाड़ी, तो सामंतवाड़ी से आगे बढ़े तो हमारे साथ सोनकच्छ के लोग भी जुड़े थे वो यहाँ तो वो जब सोनकच्छ के लोग सब मिलकर टेरिटरी में घुसने लगे तो हम लोगों को यह आह्वान किया कि आप लोग लेट जाइए। तो ये जो बाबूराव थे सोनकच्छ के, इनको ये कहा मेरा सिर नहीं झुकेगा, मैं तो सिर उठा। तो सबसे पहले गोली इसको लगी, इसका वहीं शांत हो गया। फिर उनके साहब थे, उनके टांग में गोली लगी, सब लोग लेट गए। लेटे फिर इस प्रकार सब लोग गोवा की टेरिटरी में एंटर हो गए। फिर मुझे भी उन्होंने बट से मारा, ये अभी तक चोट है मेरे साथ ये। तो हम लोगों को वहाँ अरेस्ट किया। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सत्याग्रह थे उनका, यार हम 69 लोगों को मरवा रहे हैं तो इसलिए इसको आंदोलन को हम वापस लेते हैं। तो आंदोलन को वापस लिया, हम लोगों को जेलों में डाल दिया वहाँ। तो 2-3 दिन में हम लोग जेलों में रहे। इस प्रकार गोवा मुक्ति आंदोलन में हम लोग ने भाग लिया। क्या क्या मतलब आपने उस समय संघर्ष किया, किस तरह आपने मतलब क्या असल किए गए, आपको कितने दिन जेल में रहे? 3 दिन जेल में रहे और 45 मतलब ना तो खाना दिया गया ना कुछ दिया गया, पूरे भूखे रहे। लेकिन कभी जुनून इतना था कि वहाँ पड़े रहे। फिर हम लोगों को वहाँ से छोड़ा गया, फिर हम लोग वापस आए। फिर आके मेरे पिताजी ने मुझे इतना डांटा कि तुम कैसे चले गए हमारे बिना पूछे। ही वॉज राइट कि तुम मर जाते तो क्या होता। अब ये था किस्मत थी। तो वो क्या जैसे जुनून की बात कर रहे हैं, तो आप लोग में ऐसा असल में क्या था, किसी ने नहीं बात ये थी हम लोग कश्मीर से आए थे, कश्मीर से प्रताड़ित किए गए थे। तो एक जुनून था जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ था कि हम लोगों क्यों हर चीज़ में, वहाँ से भी
हमें निकाला गया। हमारे पिताजी वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डीजे थे, तो उनको सिर्फ इसलिए किया गया शेख अब्दुल्ला को उन्होंने सजा दी थी। तो शेख अब्दुल्ला ने उनको सजा, शेख अब्दुल्ला जब जज थे अनंतनाग में, शेख अब्दुल्ला को 6 महीने के लिए उन्हें कैद दी थी। फिर शेख अब्दुल्ला वो बन गया वहाँ का प्रधानमंत्री। तो फिर वो जब बना तो पिताजी वहाँ छोड़ के आ गए। तो ये एक जुनून था। फिर यहाँ आके चुनाव लड़े। पहला चुनाव पिताजी लड़े थे यहाँ से, और से दूसरा चुनाव उसमें उनको ज़बरदस्ती यहाँ से हरा दिया। फिर वो चुनाव सेटिसाइड हुआ। फिर वो दोबारा चुनाव हुआ, उसमें सब अटल जी वगैरह सब आए। तो ये एक जुनून था हमारे अंदर कि ये हमारे साथ हमेशा ज्यादती होती है। इस जुनून की वजह से हम लोग। तो बाकी किन लोगों के आप टच में आए उस दौरान, बड़े बड़े लीडर्स? अटल जी हमारे पास रहे यहाँ सीहोर में, दीनदयाल जी उपाध्याय रहे, और जगदत्त शर्मा आए, और MC चटर्जी आए जो सोमनाथ चटर्जी के पिताजी थे। MC चटर्जी आए यहाँ। MC चटर्जी के अलावा यहाँ उधर में ऑल इंडिया के बलराज मधोक भी आए, और जगदत्त शर्मा जो पंजाब केसरी का वो भी आए, जगन्नाथ सरदार जोशी जी भी आए। सब लोगों से मेरा पर्सनल, कुशाभाऊ ठाकरे तो यहीं के थे मध्य प्रदेश के, उनकी तो कोई बात ही नहीं थी। वो तो रोज़ ही हमारे यहाँ आते जाते थे। आरफ बेग भी रहे, आरफ बेग भी हमारे यहाँ रहे। तो ये जितने टॉप लीडर्स थे, पटवा जी चीफ मिनिस्टर यहाँ बने, वो हमारे यहाँ 1.5 महीने तक रहे। इसी प्रकार बाबूलाल गौर रहे, ये वीरेंद्र सकलेचा रहे। मतलब कोई ऐसा लीडर नहीं जो मध्य प्रदेश का जो पुराने थे जो हमारे यहाँ आपने कैलाश जोशी हमारे यहाँ रहे। आपने जो उस समय जो जुनून की बात कर रहे हैं, उस समय जो आप लोगों ने सपना देखा था कि हमारा देश, हमारा भारत देश, हमारा इंडिया ऐसा होगा, क्या लग रहा है उस दिशा में? और उस दिशा में तो सब बड़ा दुख होता है ना। तो अब वो लोग रहे। अब देखिए, सब सत्यता मैं ये बताऊं, हर आदमी करप्ट हो गया है। हर आदमी पैसे के पीछे पड़ा है। हर आदमी, किसी भी पार्टी का, हमें पैसा चाहिए। ये हमें बड़ा दिल दुखता है, सच आपको बताऊं। जब हम ये देखते हैं कि जिस पेड़ को हमने खून से सींचा, सिर्फ ये सोच के कि ये अच्छा बनेगा, उसी पेड़ की डगालें काटी जा रही हैं, और हम असहाय होकर बैठे। क्योंकि इस वक्त जो दौर चल रहा है, महंगाई कहाँ है, आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, इस ओर को ध्यान नहीं दे रहा। सच आपको बताऊं, और जो इस बारे में बोलते हैं उनको उनके गर्दन बांध दी जाती है। सत्यता तो ये है, और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, दिल से दे रहा हूँ, और आप देखना कल मेरे ऊपर ये कहेंगे आप कैसे करें। मैं यहाँ का इलेक्टेड लास्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था बीजेपी का। मेरे बाद किसी का चुनाव पार्टी में नहीं हुआ, सब नॉमिनेट हुए। मैं आखिरी यहाँ पर जो बीजेपी प्रेसिडेंट बना इसका बीजेपी का, मैं चुनाव लड़के बना था। पार्टी में चुनाव होते थे, मेरे बाद कोई चुनाव नहीं हुआ, सब नॉमिनेट हुए आज तक जिले में। लेकिन अभी जैसा अमृत महोत्सव की बात हो रही है, 75 साल, चलो ये अच्छा लगता है हमें कि चलो देश में एक जागृति पैदा कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है कि ये होना चाहिए, हर इंसान में देश के प्रति जज्बा होना चाहिए, वो जो आज हम में भी है। ऐसा नहीं है, हम उस जज्बे के कायल हैं, लेकिन जो हो रहा है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो रही है, ऐसा लगता है। अब मावोक्रेसी हो गई, डेमोक्रेसी नहीं रही। पैसे वालों को बोलबाला हो गया, गरीब आदमी जो है उसका कोई पूछ पकड़ नहीं। सच बात तो ये है। जो अभी फिलहाल बात की है, गवर्नमेंट है, जो फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे धारा 370 हटाने का फैसला हो, राम मंदिर को लेकर भी काफ़ी संघर्ष के बाद जीत हुई कोर्ट से, इसके अलावा भी ट्रिपल तलाक हो, ये जिस तरह के फैसले अभी हाल ही में दिए गए, इसको किस तरह इसकी नहीं, ये तो ठीक है। देखिए, उसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया था मंदिर बनाने के लिए। ये भी हमारा लड़का भी गया था उस आंदोलन में, और मैं भी उस वक्त हमने भी किया था। कल्याण सिंह जी आए थे यहाँ पर, उस वक्त हमने उनको शामपुर में रिसीव किया था, क्योंकि वो इसके मुख्य जो, अगर आप माने तो कल्याण सिंह जी थे। उमा भारती आई थी,
तो ये सब इस चीज़ का हमें तो अच्छा लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट बना रही है, ये तो हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके कुछ कदम तो काफ़ी अच्छे हैं, स्वच्छता है जिस तरह भावना पैदा कर, लेकिन उनके साथ साथ अब मोदी बेचारा क्या करेगा खाली, जबकि तंत्र जो है वो उसको नहीं करने देता। देखिए मोदी की भावना अच्छी होगी, पार्टी की भावना अच्छी है, लेकिन जो नीचे तबका है ना साहब, वो जो आगे ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चलने देती। ब्यूरोक्रेसी बहुत करप्ट हो चुकी है। मतलब आपका ये कहना है ब्यूरोक्रेसी की वजह से डेमोक्रेसी भी खतरे, मतलब अब ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में ही नहीं आ रही। आप देखिए रोज आप पेपर में पढ़ रहे हो किसी के पास करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, अब ये पैसा देश का है जो हम और आप पे खर्च होना चाहिए, वो एक घर में जा रहा है। तो ये तो करप्शन है ना साहब, ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। मोदी अच्छी पॉलिसियों को लेकर चल रहा है, वो कहते हैं चलो देश बने, हम भी चल रहे हैं देश बने, लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं नीचे के लोग ये नहीं मान रहे। अब सब लोग पैसा खाने में लगे, रेवेन्यू क्या देखो, कोऑपरेटिव क्या देखो। हम लोग तो चूंकि वकील भी रहे हैं, हमें तो मालूम डे टू डे क्या परेशानियां हो रही कि कोई भी काम बिना पैसे के रेवेन्यू साइड पे ये कहीं नहीं होता। सिर्फ कुछ कोर्ट्स हैं बेचारे जो अपना करते हैं, लेकिन कोर्ट्स पे कभी कभी ऐसा दबाव आ जाता है कि वो भी मजबूर हो जाते हैं। अभी ये जो 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो राष्ट्र भावना में जागेगी, ये तो अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम भी चाहते हैं, हमारा भी जो आज़ादी का था मकसद तो यही था। मैंने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को देखा था, तब मेरे पिताजी रणबीर सिंहपुरा जो कश्मीर में उस वक्त वहाँ जाए थे, तो महात्मा गांधी जी सियालकोट से जम्मू जा रहे थे, तो वहाँ के स्टेशन मास्टर साहब को पिताजी ने बुलाया कि भैया मेरा लड़का महात्मा गांधी जी को देखना चाहता है। तो मैंने तब महात्मा गांधी जी के दर्शन किए। तो सिर्फ ये है, मैं आपको बताऊं, मैंने महात्मा गांधी जी के दर्शन किए थे, और आखिरी बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं तब दीनानगर में था अपने मामा जी के घर पर, तो जब उन्होंने कश्मीर में एंटर किया तब उनको वहाँ देखा। अभी हमने आपकी कुछ तस्वीरें भी देखी, आपको सम्मानित किया गया। हाँ। इस सम्मान को पाके और उस समय के जुनून को देखते हुए और कुछ आपके ऐसे नहीं, हमें तो ये अच्छा लगता है कि साहब हम तो ये चाहते हैं लोगों में खुशी हो, लोगों को या अच्छा जीवन व्यतीत करने को मिले, ये हम चाहते हैं। अब हम भी अब 85 साल के हो गए, हमें अब कितने दिन जीना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो अच्छी रहे और देश का भला हो। हम भी ये चाहते हैं, सद्भावना बनी रहे आपस में, एक दूसरे को मिलते जुलते रहे। वैश्विक स्तर पर भारत जिस तरह से मजबूती से अब फैसले लेता है, और पहले जो एक था कि खुल के इंडिया नहीं बोलता, लेकिन अब दुनिया भर में आप बोल रहा है का बसता है हमारा, इसको कैसे? ये अच्छा लगता है हम लोगों को, कि ये चीज़ अच्छी लगती है कि हमारा नाम हो रहा है वर्ल्ड में, ये हमें अच्छा लगता है। हर हिंदुस्तानी को लगना चाहिए, जो हर भारतीय है उसको प्राउड फील करना चाहिए। अगर बेटा थोड़ी देर से बात करता हूँ, तो ये अच्छा लगता है। और कुछ और ऐसे उस समय की कहानी या उस समय की कुछ आप बीती या कुछ मैं ऐसा अटल जी के बारे में बताऊं? हाँ, कुछ ऐसा अटल जी जो थे हमारे घर में ठहरे थे, तो मैंने अटल जी के लिए बाथरूम में पानी रखा और नहाने के लिए उनको साबुन दिया, तो लाइफ बॉय सोप था। तो अटल जी जब लाइफ बॉय सोप लिया तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरे नाम लेके, सुदर्शन आप लोग लाइफ बॉय से नहाते हो? मैं कहा हाँ, ये आप मालूम है ये लिवरपूल की जेल के पास पैसा जाता है इसका, तो इसलिए मैं नहीं नहाऊँ, आप मुझे देसी साबुन दो। तो फिर उस वक्त यहाँ साबुन देसी पुराना मतलब बैरागढ़ से मिलता था, जिसे कपड़े हम लोग धोते थे, उसी साबुन से वो नहाए। ये तो अटल जी के बात होता। अटल जी भी हर रोज़ एक पत्र लिखते थे, और उनका जो था वो पूरा बस्ता जो था वो उन दिनों में अटैची लोहे के आते थे, उसमें उनका रहता था।
तो वो अटैची पे उनकी डेली आदत थी सुबह उठ के चिट्ठी किसी न की, तो वो मैं देखता था उनको। तो जब लिखते थे हिंदी में तो अपन सीधी लाइन लगाते, अटल जी ऐसा आड़ा टेढ़ा लिखते थे ऊपर, ऐसे आड़ी टेढ़ी लाइन बनाते। ये तो अटल जी की बात। दीनदयाल जी आए तो दीनदयाल जी जब हमारे यहाँ ठहरे तो हमारे यहाँ धोबी आता है कपड़े धोने, तो वो कपड़े धोने लगे। तो मैंने कहा साहब हमारे यहाँ धोबी आता है? नहीं मैं खुद धोऊंगा। उन्होंने अपने कपड़े देसी साबुन से धो के रगड़ के धूप में डाले और रात के टाइम उन्हीं कपड़ों को प्रेस करके तकिए के नीचे सो गए कि नहीं ये हम प्रेस भी नहीं करा। ऐसा सादा जीवन जिन लोगों ने पार्टी खड़ी की हमने देखा। खाने में सादी रोटी, सीधा खाना, कुछ करना नहीं। ये खासकर ये ध्यान रखते थे घर के किसी सदस्य को हमारे उनके आने से असुविधा ना हो। ये उन लोगों में बड़ी खास। अटल जी इतने सरल आदमी थे कि जो भी बात करनी हो भी साफ सुथरी बात करते। तो और सर ऐसा कुछ आज़ादी के समय या उस दौरान जब आप जो स्टूडेंट थे और बिना घर को बताए, बिना अपने फादर को बताए आपको डांट भी पड़ी और आप फिर भी एक जुनून था तो चले गए, और तो क्या सबसे ज़्यादा आपको फिर क्या हुआ कि जब पिता ने एक वो पिटीशन दायर की पिता ने उसके चुनाव के विरोध में, तो उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था और ये जो नजमा हदायतुल्लाह है जो आजकल गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहीं की, ये हमारी क्लास फेलो थी। इनके पिताजी यूसुफ साहब जो थे, ये मौलाना आज़ाद की डॉटर थी जो यूसुफ साहब भोपाल के अंग्रेजी में उनसे भी आई थी मौलाना। उसे भोपाल सी स्टेट थी। शंकर दयाल जी शर्मा उनके चीफ मिनिस्टर से मध्य प्रदेश के, वो डेली उनके यहाँ जाते थे। उनका इतना जलवा था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेहरू जी के साथ नेक्स्ट आदमी था। उस वक्त मैंने बीकॉम कर लिया। तो क्या हुआ, पिटीशन लगाई थी फादर ने जबलपुर हाई कोर्ट चल रही थी। तो यूसुफ साहब कहने लगे कि मैं पिताजी से आके मिलूंगा, मेरे फादर दीवान चंद जी महाजन से, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, लॉ कर रहा था। तो वो हमारे पास आए, ये सन 58 के आसपास की बात है, मेरा मतलब 57 या 56 के पास। तो मैं भी ग्रेजुएट हो गया था। तो उन्होंने आके आए, पिताजी का आने दीजिए। तो वो आए तो उन्होंने पिताजी को एक ऑफर की। आप सोचिए उस वक्त कहने लगे आप अपने पिटीशन वो जो है उसके लिए ज़्यादा इंसिस्ट मत करिए हाई कोर्ट में, तो मैं आपके लड़के को मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बाद दिल्ली ले जाता हूँ, इनको IAS करवा देता हूँ। पिताजी कहा मेरा सिर कट सकता है, मैं झुक नहीं सकता, मेरा लड़का IAS नहीं बनेगा, मैं तो लड़ूंगा। मैं एक उसके विरुद्ध लड़ा हूँ, मैं नाइंसाफी के विरुद्ध। तो ये जज्बे थे हमारे खानदान में। मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई शहीद रामचंद्र जी शहीद हुए थे। महात्मा गांधी से पहले उन्होंने जो हरिजन अपलिफ्ट मूवमेंट चलाई थी अखनूर में, वो उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे यहाँ जो बैकवर्ड क्लास के वो रहते हैं वो डूम कहलाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में थे, टीचर। तो उन्होंने वहाँ के राजपूत लोगों ने उनसे कहा था कि आप इनको मत पढ़ाइए। उनका नहीं ये मैं पढ़ाऊँगा। तो उन्होंने नौकरी का इस्तीफा देकर प्राइवेट स्कूल खोला और उसमें हरिजन लड़कियों को पढ़ाया। इस बात पे वो नाराज़ हुए, उनको मारा पीटा गया और उनका वहाँ उनका मेला लगता है। तो हमारी फैमिली में इस प्रकार के लोग थे। तो इसलिए जो हमारे अंदर कूट कूट के जज्बा बना हुआ। सच बात तो ये है कि हम नाइंसाफी के विरुद्ध हम खड़े हो जाते हैं। यही हमारा वो आज के युग में एक बड़ा बड़ी माइनस पॉइंट है, जिस वजह से हम तरक्की नहीं कर सके। एक अंतिम सवाल, PM इस समय देश में नरेंद्र मोदी हैं। हाँ। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर तमाम बड़े इन्होंने निर्णय लिए। लगता है कि पार्टी को जो अपना सींचा, हाँ। उस लिहाज से ये मेरा ये अच्छा लगता है कि कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया ना, ब्यूरोक्रेसी ने इतना तबाह कर दिया है, जो अगर ये करप्शन बंद हो जाए ना तो मालूम हर आदमी। महंगाई क्यों बढ़ रही है? पॉलिसियाँ तो अच्छी हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आप देखिए
वहाँ से अनाज आ रहा है कि दिया जाए गरीबों को, मिल कहाँ रहा है, बीच में खा जाते हैं। रोज़ पढ़ते हैं ट्रक के ट्रक किसी के यहाँ पकड़े जाते हैं कहीं। तो मेरा पॉलिसियाँ तो गवर्नमेंट अच्छी बनाती है, लेकिन आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इसको होना चाहिए, तब खुशहाली होगी। बहुत अच्छा किया। इसमें क्या कि पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ जा सकेंगे और वहाँ रह सकेंगे। वहाँ जो उन्होंने एक एक्सक्लूसिव अपना बनाया हुआ था, हम ही रह सकते हैं, वो गलत है। इसमें बहुत अच्छा मोदी जी ने स्टेप लिया। इट इज़ वेरी गुड स्टेप। ये देश के अच्छे के लिए है। लेकिन कांग्रेस तमाम, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे 370 हो, इन तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े करती है। सेना पर सवाल खड़े करती है, 370 पर सवाल खड़े किए। वो बात है, पॉलिटिकल अपोजिशन है, पॉलिटिकल पार्टीज का ये उनका अपना दायित्व जो बनता है, लेकिन है गलत। जो ये देश हित पहले है ना, पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, लेकिन देश हित की बात है तो देश हित में तो मोदी ठीक डिसीजन ले रहा है, ऐसा कोई गलत डिसीजन नहीं। ये अच्छा डिसीजन 370 हटाना। हम वहाँ के रहने वाले, हालांकि हमें भी उसमें थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते।